नमस्कार मंडळी, कशा आहात बेटा? मजेत ना? स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं बेटा पीडब्ल्यू सोबत अभ्यास करत राहा. मी तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत करत आहे इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाईन ॲज वेल एज ऑफलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर. आणि बेटा आपण पाहत आहोत चॅप्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स. याचं ऑलरेडी आपण एक लेक्चर कव्हर केलेलं आहे. सो सगळ्यांना दिवाळीच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा. लेक्चर सुरुवात करण्याच्या अगोदर सगळ्यांसाठी माझ्याकडून पीडब्ल्यू फॅमिलीकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आय होप की तुमची दिवाळी सेफ झाली असेल, मजेशीर झाली असेल. लाडू करंजा चकली तुम्ही भरपूर खाल्ला असाल बेटा. ओके, सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय काय गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. तर लास्ट लेक्चर मध्ये वी हॅव गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर्स, द कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट अँड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. याच्यामध्ये आपण डिस्टिंग्विश केलेला आहे. देन द ड्रिफ्ट स्पीड. जेव्हा जेव्हा आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स माझे काय होत असतात बेटा, ड्रिफ्ट होत असतात. तर त्या वेलॉसिटीला बोललं जातं ड्रिफ्ट वेलॉसिटी. देन वी हॅव गॉन थ्रू द ओहम्स लॉ. आपण ओहम्स लॉ पाहिलेला आहे. अगेन व्ही इज इक्वल टू आय आर. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन व्ही इज इक्वल टू आय आर. बट ऍक्च्युअल मध्ये जर पाहिलं आपण व्हॉट इज ओहम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. सो दिस इज द ऍक्च्युअल स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ. देन फिजिकल ओरिजिन ऑफ द ओहम्स लॉ, रेजिस्टन्स किंवा टाइम पिरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह कोल्युजन, दॅट इज रिलॅक्सेशन टाइम, याच्याबद्दल आपण चर्चा केली. We have tried to obtain the resistance in terms of the relaxation time, mass असेल, चार्ज असेल, या सगळ्या गोष्टींमध्ये किंवा या टर्म्स मध्ये आपण ओहम्स लॉ ला पाहण्याचा प्रयत्न केला. देन व्हॉट आर द डिफरंट लिमिटेशन्स ऑफ द ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ इज नॉट द युनिव्हर्सल लॉ. सो या सगळ्या गोष्टी आपण लास्ट लेक्चर मध्ये कव्हर केल्या होत्या. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू कव्हर इन टुडेज सेशन. आजच्या सेशन मध्ये आपण काय कव्हर करणार आहे? सो वी विल कव्हर the electrical energy and power. What is the meaning of electrical energy and power? Then the resistors and the color code. Again this part is important, color code. याचं तुम्हाला प्रॅक्टिकल पण असू शकतं. जर तुम्ही लॅब मध्ये गेलात तर तुम्हाला कदाचित याचं प्रॅक्टिकल पण ते करायला लावतील. देन रेहोस्टॅट. देन मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट सिरीज अँड पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. हा पार्ट आपल्याला नेक्स्ट इयरला जेव्हा आपण काही चॅप्टर शिकणार आहोत, सच ॲज इलेक्ट्रोस्टॅटिक असेल किंवा मग एसी सर्किट असेल, तर या चॅप्टर मध्ये हा पार्ट मला लागेल. तुम्ही 10th मध्ये या गोष्टी ऑलरेडी शिकलेल्या आहात, असं नाहीये की तुम्ही शिकलेले नाहीत, पण याचं जास्त डिटेलिंग झालेलं नाही. याचे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आपल्याला इथे सॉल्व्ह करायचे आहेत. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, दॅट इज रेजिस्टिव्हिटी. आपण रेजिस्टिव्हिटी बद्दल पण इथं चर्चा करणार. सो this is the today's target. So without wasting too much time, आज हम अपना ये सेशन शुरू कर देते हैं. तो आई विल स्विच टुवर्ड्स द हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मराठी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते. मैं देखता हूँ बेटा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मराठी में पढ़ाओ, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए. बेटा देखो, मेरा कहना है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मैं ये समझता हूँ कि सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए. जिस भाषा में आप लोग समझते हो तो उस भाषा में हम चल सकते हैं. और यहाँ पे देखा जाए यूट्यूब के ऊपर या फिर ऐप के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, लेकिन उनको बेटा डे टू डे लाइफ में जो हम मराठी में बात करते हैं ना, उनसे दिक्कत हो सकता है. सो इससे अच्छा है कि जो मेरे मराठी स्टूडेंट है, अगेन ऐसा मत समझना कि मैं मराठी नहीं पढ़ाता, मैं मराठी बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं प्रॉपर मराठी हूं, महाराष्ट्रियन हूं. लेकिन हम यहाँ पे सबका सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे और हिंदी लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करेंगे. आई होप अभी ये जो आप कमेंट सेक्शन में करते हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा ये वाली चीजें वहां पे करना मत, क्योंकि मराठी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से हिंदी को समझ सकता है. ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते, समझ सकता है. लेकिन जो OMS आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वाले हैं, जिनका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साथ एडमिशन है, एफिलिएशन है,
लेकिन उनको बेसिक वाला मराठी नहीं समझ में आता, उन सबको हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ये वाला अभी मेरे हिसाब से ये वाला जो आप लोगों का वॉर चल रहा है ना, तो बेटा अब बंद करने का समय आया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सिलेबस कंप्लीट करने आ चुके हैं। दो चैप्टर या फिर 3 चैप्टर बाकी है, जो भी टाइम पास वाले चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता नहीं है। अगर नीट में देखोगे, जेडब्ल्यू में देखोगे, तो आप बहुत सारी चीजें वहां से हटा दी गई है, तो हम वहां पे उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाले। सिमिलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अगर सीईटी से देखा जाए तो इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ मुझे वहां से फ्रिक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो देखो बेटा कुछ इस हिसाब से चैप्टर अपने पेंडिंग है। और मैग्नेटिज्म भी 1 या फिर 2 लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। मैग्नेटिज्म का भी ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ हमें अर्थ मैग्नेटिज्म में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मुझे ये समझना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अगले साल मुझे पूछा जाएगा। लेकिन जेडब्ल्यू में, नीट में ये सारी चीजें हैं। ओके ठीक, तो देखो बेटा आज हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये अभी देखना आप लोगों को इसके फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक नेटवर्क बनाया है बेटा। AB इज नथिंग बट द रजिस्टर। AB क्या है बेटा, रजिस्टर है। इसके अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, और बैटरी के पास जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है V। बैटरी के पास क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब A और B पॉइंट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी ने मेंटेन करके रखा है, समझ ले। ओके, so here you can see the potential difference V between the 2 points A and B, which is equal to the amount of work done। ये हमने ऑलरेडी सीखा है 10th में क्या सीखा है बेटा, V is equal to W by Q, V is equal to W by Q। समझ में आ रहा है? तो इसी का यूज हम यहां पे करेंगे। ऑलरेडी हमने सीखा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is equal to the अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कितना काम कर रहा है। अब ये काम किस चीज के लिए हो रहा है बेटा, तो टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। मतलब क्या है बेटा, ये बैटरी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, प्लस ये चार्ज भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। बैटरी क्या कर रहा है बेटा, चार्ज प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहां से चार्ज यहां तक आया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, इसको हम अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिटेल में देखेंगे बेटा। व्हाट इज, बहुत सारे डेरिवेशन है, 7-8 डेरिवेशन है इसके अलग अलग, तो हम इसको अगले साल देखेंगे। अभी मुझे सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी है, V इज इक्वल टू W बाई Q, जो कि हमने 10th में सीखा। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। मतलब चार्ज यहां से यहां तक आया, अब मुझे ये चार्ज रजिस्टर में आगे लेके जाना है बेटा। ये पैसिव डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है नहीं। एक्टिव डिवाइस का मतलब खुद से एनर्जी जनरेट करता है, ये खुद से एनर्जी जनरेट नहीं करता, इसीलिए इसे पैसिव डिवाइस कहा जाता है। अगर मुझे इस चार्ज को A से B तक लेके जाना है, तो ये खुद से तो जाएगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आते हैं पिक्चर में। अभी वो छोड़ दो, मुझे समझना क्या है, मुझे यहां पे सिर्फ यही चीज समझनी है। अगर चार्ज को A से B तक लेके जाना है, तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं इस वर्क डन को डिवाइड कर दूं उसी चार्ज से, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में काम करने की ताकत। पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा, काम करने की ताकत। तो ये जो फॉर्मूला मुझे यहां पे मिल रहा है ना, ये पोटेंशियल का मतलब काम करने की ताकत, दैट इज एबिलिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की ताकत। तो एक चीज याद रखना, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अब देखना सेल क्या करता है, अब वर्क डन करना है, मतलब मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सेल का काम है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये चार्ज के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, टू द रजिस्टर AB वेयर वर्क इज परफॉर्म। तो मतलब सेल एनर्जी है, सेल एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। सेल क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। नाउ व्हेन द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट A टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट B। तो देखो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे, मतलब मेरा करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, दैट मींस मेरा चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, करंट किस तरह से फ्लो होता है, पानी किस तरह से फ्लो होता है। पानी का देखना, वाटर का देखना हायर अल्टीट्यूड टू द लोअर अल्टीट्यूड, हीट का देखना हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ये हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में देखा है। सिमिलरली करंट का भी देखा जाए तो करंट मेरा फ्लो होता है फ्रॉम higher potential to the lower potential, that is potential at point A is greater than the potential at point B। ये चीज यहां पे होने वाली। ओके,
चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, दैट इज अब चार्ज फ्लो होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है बेटा, तो यहां पे आने वाला है डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल वैल्यू वी। ओके, पोटेंशियल वैल्यू वी ये मेरा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रहा है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी मेरे हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है, कुछ एनर्जी मेरे हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है, इसीलिए यहां पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये एक चीज याद रखना, अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग इस साल हम नहीं सीखने वाले, सिर्फ कुछ स्टेटमेंट है मुझे समझना है कि क्या होता है यहां पे जब चार्ज मेरा ए से बी तक फ्लो हो रहा है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये हमने ग्रेविटेशन में देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, चलो अगले साल सीखेंगे, अभी है नहीं, लेकिन ग्रेविटेशन में सीखा है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश की थी वहां पे। ओके, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे भी यही फंडा होने वाला है। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सारी चीजें छोड़ दो, जैसे ही चार्ज मेरा ए से बी की तरफ जाएगा ना तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना कुछ इस तरह से मिलेगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो देखो बेटा ये वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर होता है, यही फॉर्मूला मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूं। यहां पे क्या होगा बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, कुछ इस तरह से होने वाला है। ओके, तो यहां से देख सकते हैं W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू आर। तो अब यही वर्क डन मेरा पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर होगा, तो डिक्रीज है इसीलिए डेल्टा हम यूज करने वाले हैं, विच इज इक्वल टू वी। और चार्ज कितना फ्लो हुआ बेटा, मेरा क्यू चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अब चार्ज क्यू को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मैं स्मॉल टाइम इंटरवल ले लू, अगर मैं यहां पे स्मॉल टाइम इंटरवल ले लू, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, अगर मैं यहां पे स्मॉल टाइम इंटरवल ले लू, ठीक है, तो ये जो करंट मिलेगा ना मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, छोटा करंट, तो Q की वैल्यू मिल जाएगी I इंटू डेल्टा टी। तो हम यही वैल्यू यहां पे रिप्लेस करने वाले, यही वैल्यू क्या करेंगे बेटा, हम रिप्लेस करेंगे, तो मुझे यहां पे एक एनर्जी मिलेगी, मुझे यहां पे एक एनर्जी मिलेगी, समझ में आ रहा है, I इंटू डेल्टा टी इंटू वी, I इंटू डेल्टा टी इंटू वी। सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, सर अगर ये एनर्जी है तो ये एनर्जी जाती कहां पे है? ओके, ये एनर्जी जाती कहां पे, अगर ये वर्क डन हो रहा है यहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी जा कहां रही है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो हमें बेटा अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, जो हमने सीखा है। क्या सीखा है, एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी को मिटा नहीं सकते, टोटल एनर्जी मेरी क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यही चीज आगे भी होगी, ये एनर्जी जाएगी कहां पे बेटा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is converted into some other form of energy. Okay, that is the rate at which electrical energy dissipated into the other form of energy is called as a power. Okay, पावर का डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ओके, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो बेटा, अगर मैं, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, हमारे पास क्या है बेटा, ये एक्सप्रेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी। ठीक, अगर डेल्टा टी मेरा जीरो की तरफ चल रहा है, अगर डेल्टा टी, अब मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, समझ लो, सिर्फ समझने का तरीका है, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता तो मैं आप लोगों को बता सकता, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब बहुत सारी चीजें यहां पे हमें दी नहीं गई है, मुझे सिर्फ समझना है, तो हम यहां पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, इतू सा टाइम इंटरवल है। अब इस केस में अगर मैं इस डेल्टा यू को इस डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, ओके, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, और मैं इसको लिमिट लगा दूं, और मैं इसको क्या कर दूं बेटा, लिमिट लगा दूं, तो मुझे मिलता है पावर। मुझे क्या मिलता है बेटा, पावर। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ रही है, आई इंटू वी आती है, तो पावर का एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा बेटा वी इंटू आई। पावर का एक्सप्रेशन कितना बनेगा बेटा, वी इंटू आई। समझ लो ये चीज, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो अब मुझे यही चीज यहां पे समझनी है। अब देखो बेटा, ये जो एनर्जी यहां पे, ये जो एनर्जी आ रही है ना, तो ये हीट के फॉर्म में लॉस होती है। इन केस ऑफ रेजिस्टर तो ये अदर फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि सम फॉर्म
दैट इज हीट। हीट में चला जाएगा ये किस में चला जाएगा? हीट में चला जाएगा। ये हम और अगले साल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, खतरनाक वाला है पार्ट, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है वहां पे। अगले साल हम जब उसे डिटेल में सीखेंगे तब थोड़ा सा आप लोगों को क्लिक होगा। अभी मैंने यहाँ पे इतना सारा चीज पढ़ाया है, इसमें से आप लोगों को याद क्या रखना है? तो इसमें से हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। और इसको भी हम याद रख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू Q इंटू वी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू वी। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर निकालना हो तो तब मुझे यहाँ पे एनर्जी कितनी खर्च हो रही है वही निकालना होता है। तो ये दो चीजें याद रखना। पावर का फॉर्मूला आ रहा है P इज इक्वल टू V इंटू आई। चलो सिंपल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 6 एम्पियर करंट फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके, तो क्या क्या डेटा दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला क्वेश्चन है, V दिया गया है 230 वोल्ट, ठीक। करंट कितना दिया गया है बेटा? करंट दिया गया है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट है। पावर पूछा गया, कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मुझे बेटा यहाँ पे पावर पूछा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इन शॉर्ट डेल्टा यू, ठीक है। और टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया बेटा 5 आवर्स। तो इसे मुझे आवर्स में ही रखेंगे, क्योंकि देखना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 1 यूनिट, कितने यूनिट हमने कंज्यूम किए, 6 रुपए 7 रुपए पर यूनिट हमें लगता है। 1 यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल निकलता है ना बेटा, तो हम इतनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो ये क्या है बेटा? तो ये है किलो वैट आवर। 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट द 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट द 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट द 1 यूनिट, और इसी के ऊपर अपना बिल आता है। तो मतलब ये क्या है बेटा? तो ये होता है मेरा एनर्जी कंजम्पशन। ये क्या है मेरा? एनर्जी कंजम्पशन। तो ये सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर निकालने की कोशिश करते हैं। पावर का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है मेरे पास? 230 वोल्ट। V कितना है? 230 वोल्ट। करंट कितना है बेटा? 6 एम्पियर। तो ये कितना मिलेगा? 1380। पावर हमें पता है वैट में होता है, पावर हमें पता है वैट में रहेगा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी पड़ेगी बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो समझ लो ऐसा यूनिट वैट में ले लेते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वैट कैपिटल W, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। तो ये चीज याद रखना, आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा। ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ पावर। ये हमने ऑलरेडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में, याद रखना डायमेंशंस ऑफ पावर। तो बेटा आप लोग इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करके रखना, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग, कोई इश्यू है नहीं, ये ऑलरेडी हमने किया है। तो देखो बेटा ये कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा 1380 वैट, ये तो मुझे मिला पावर। आगे क्या पूछा गया है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। पावर कितना है मेरे पास? तो पावर है 1380 वैट। टाइम कितना दिया है बेटा? 5 आवर्स। हम इसे आवर में ही रखने की कोशिश करेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। तो देखो बेटा ये जूल्स आवर में मिल रहा है, ये जूल्स आवर में मिल रहा है बेटा, सॉरी एनर्जी है, जूल्स आवर में नहीं, जूल्स में मिलेगा, या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूं आप किलोवाट आवर में। तो देखो ये जूल्स में मिल रहा है। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 6.9। तो इसको मैं लिख सकता हूं किलो। समझ लेना एक चीज, 1000 से डिवाइड कर रहा हूं मतलब किलो, इंटू वैट आवर, इंटू वैट आवर। तो कुछ इस हिसाब से मुझे एनर्जी भी मिल जाएगा। एक्चुअली ये वैट आवर इज नथिंग बट द जूल्स, वैट आवर इज नथिंग बट द जूल्स ही होता है।
समझ लेना यहाँ पे कैसे कैसे आया सर, जूल्स कैसे आया। तो देखो बेटा, हम वैट को क्या लिख सकते हैं, वैट कैन बी रिटन एज जूल्स पर सेकेंड। तो जूल्स इज इक्वल टू वैट इंटू सेकेंड, बराबर, जूल्स इज इक्वल टू वैट इंटू सेकेंड। तो मुझे करना क्या है, वहां पे किलो वैट और आवर में लेके आना, मतलब वैट पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे एनर्जी मिलती है, तो ये जूल का भी मुझे यहां से मिल जाएगा। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, समझने वाली चीज थी। नेक्स्ट, इफ current in an electric bulb changes by 1%, then the power will change by, तो पावर कितने से चेंज होता है। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लो, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला है। क्या मुझे गिवन डेटा में वोल्टेज दिया गया है, क्या मुझे गिवन डेटा में वोल्टेज दिया गया है, नहीं। तो यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट ले सकते हैं क्या हम, नहीं बेटा, यहां पे हम वोल्टेज कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो एक काम कर सकते हैं, ओहम्स लॉ को यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां पे मुझे पावर मिल जाएगा बेटा I इंटू आर इंटू आई। तो ये कितना मिला, तो ये मुझे मिला बेटा आई स्क्वेयर आर, ये मुझे मिला बेटा आई स्क्वेयर आर। सो पावर का दूसरा एक फॉर्मूला मुझे यहां पे मिलेगा आई स्क्वेयर आर। ठीक है, जब मेरे पास वोल्टेज नहीं है या फिर वोल्टेज कांस्टेंट है, ये भी हम बाद में बोल सकते हैं। यहां पे तो मान के चलना कि वोल्टेज नहीं है, तब ये इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरी चीज, यही फॉर्मूला मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो देखो बेटा, पावर की जगह पे और एक फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा V इंटू वी बाय आर, तो ये मुझे मिल जाएगा V स्क्वेयर बाय, ये कितना मिलेगा मुझे, V स्क्वेयर बाय आर। तो पावर मुझे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला पावर का याद रखना, ये V स्क्वेयर बाय आर आएगा। कितना आएगा ये, V स्क्वेयर बाय आर आएगा। पावर का फॉर्मूला V स्क्वेयर बाय आर। तो ये दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। अब मुझे करंट दिया गया है, मुझे क्या किया है बेटा, करंट दिया गया है और रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। तो देखना, दोनों केस में मेरा रेजिस्टेंस बेटा वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो उतना ही रहेगा। हम वैल्यूज निकालते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो अब मुझे यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है टू ऑब्टेन द आंसर। ये जो आंसर यहां पे, उसे ऑब्टेन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम समझ लेते हैं। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वेयर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वेयर। तो देखो बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस अगर मैं यूज करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसे डेल्टा P बाय P। याद करना ये चीज, ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा है पावर के टर्म्स में, सॉरी हाँ, पावर के टर्म्स में हम एरर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, एरर इन पावर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पावर मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डेल्टा आई बाय आई, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डेल्टा आई बाय आई। अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा परसेंटेज, मुझे यहां पे मिल जाएगा बेटा परसेंटेज। तो ये कितना बना, डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, दैट इज परसेंटेज में ले लेते हैं, क्योंकि चेंज जो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया, चेंज मुझे परसेंटेज में दिया गया है। यहां पे देखना, ये जो 1% दिया है, तो ये एक्चुअली डेल्टा आई बाय आई की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है। तो मैं यहां पे सारी चीजें लिख सकता हूं, आंसर मुझे मिल जाएगा 2%, आंसर मुझे मिल जाएगा 2%। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ लेना, अच्छी तरह से देख लेना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। An electric heater of resistance 6 ohm is run for 10 minutes on 120 volt light. The energy liberated in this process, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेटेड जूल्स में पूछा गया है। तो बेटा अब मुझे सारी चीजें एसआई सिस्टम में लेके आनी है। याद रखना, ये मिनट्स में दिया गया है, तो इसे मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक चीज ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, कैलकुलेशन आप लोग करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। मेरे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सिंपल, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो पावर की जगह पे लिख सकते हैं बेटा हम V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। अब देखो, क्या मुझे यहाँ पे करंट दिया गया है, करंट नहीं दिया है, मुझे दिया गया है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर,
तो मैं आई की जगह पे लिख सकता हूं बेटा वी बाय आर। आई की जगह पे क्या लिख सकता हूं, वी बाय आर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अब आप लोगों को करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे देना बेटा। तो ये हो जाएगा 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 6 है, और टाइम कितना है बेटा 10 मिनट्स, तो 10 इंटू 60 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 10 इंटू 60, 10 इंटू 60। तो देखो बेटा यहां पे अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर चलो मैं ही कर देता हूं, बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो ये कितना हो रहा है 10 इंटू 10, ये बन जाएगा बेटा 100। अब मुझे 12 का स्क्वायर पता है, वो कितना होता है 144, 144 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 144 इंटू 100, ये स्क्वायर वाला टर्म था। इसका आंसर यहां पे आ रहा है, ये 10 इंटू 10, ये फिर से आ जाएगा बेटा 100। तो देखो बेटा कितने आने वाले मेरे पास, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। बाकी सोचना ही नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है बेटा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, उसको मैं लिख सकता हूं 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में अगर देखा जाए तो रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर समझ लेना, एक चीज टर्म समझ लेना, रजिस्टर डिवाइस। रजिस्टर क्या है बेटा, डिवाइस। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिवाइस की प्रॉपर्टी, डिवाइस की प्रॉपर्टी। ये दो चीजें यहां पे अच्छी तरह से समझ लेना। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर डिवाइस होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो रहेगा बेटा रेजिस्टेंस, वो रहेगा रेजिस्टेंस। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम इज यूज टू लिमिट द करंट फ्लोइंग है, ये फॉलोइंग हुआ है, तो फ्लोइंग आएगा बेटा, ये फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ अ सर्किट। मतलब जिस पाथ से वो फ्लो करने की कोशिश कर रहा है ना, उस करंट को रोकने की या फिर उसको लिमिट करने का काम इसका है। रजिस्टर रेजिस्टेंस, रजिस्ट कर रहा है, करंट फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर देखा जाए तो टाइप्स है मेरे पास, कार्बन रजिस्टर और दूसरा होता है वायर वाउंड रजिस्टर। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे हमारे सिलेबस में। कार्बन रजिस्टर है जहां पे कलर कोडिंग का यूज किया जाता है, रजिस्टर के पास पोलैरिटी नहीं होती। एक चीज हमेशा याद रखना, नो पोलैरिटी, रजिस्टर के ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं होता। हमेशा एक चीज याद रखना, देयर इज नो पोलैरिटी ऑन द रजिस्टर, रजिस्टर के ऊपर पोलैरिटी नहीं होती। ओके, तो कार्बन रजिस्टर जो है, कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ये ग्रे कलर में या फिर कुछ तो चेंज करके डाला गया है। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे अलग अलग कलर के बैंड है, यहां पे अलग अलग कलर के बैंड है, 4 बैंड होते हैं मेरे पास। तो अगर मैं यहां पे मार्क करने की कोशिश करूं तो मैं इसको मान लेता हूं ये ए रहेगा, समझ लेना, ये रहेगा बी, दूसरा कलर ये रहेगा बेटा सी, और ये रहेगा बेटा डी। अब ये ए बी सी डी है क्या, व्हाट इज ए, ए होता है मेरा फर्स्ट डिजिट, ये रहेगा फर्स्ट डिजिट। बी क्या है, बी होता है मेरा सेकेंड डिजिट, बी रहेगा बेटा मेरा सेकेंड डिजिट। सी क्या है, तो सी रहेगा मेरा मल्टीप्लायर, सी रहेगा मेरा मल्टीप्लायर, और डी रहेगा बेटा मेरा टॉलरेंस। डी क्या रहेगा, तो डी रहेगा मेरा टॉलरेंस। तो समझ लेना सिंपल वाला है, लेकिन इस साल हटा दिया गया है, नीट से हटा दिया गया है ये चीज, और हमें भी सीटी में ज्यादा इसके ऊपर पूछा नहीं जाता। सो लॉजिक भी बहुत इजी है, यहां पे हम इसको याद रख सकते। अब ये टेबल याद कैसे रखें, ये जो टेबल है इसको हम याद कैसे रखें, समझ लेना। फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, मुझे कुछ इस तरह से डायग्राम दिया जाएगा और पूछा जाएगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस तरह से मिलता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी।
तो ये चीज याद रखना, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। तो इस हिसाब से मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मुझे कलर्स दिए गए हो। तो देखो बेटा, इसका ट्रिक टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बी बी रॉय, ठीक है, यहां पे देखना बी बी रॉय। आगे क्या है बेटा, ऑरेंज येलो ग्रीन। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे कवर हुआ है, यहां पे ये चीज कवर हुआ है, बी बी रॉय। नेक्स्ट यहां तक आ चुके हैं हम। आगे क्या है, ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे। तो ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है ब्रिटेन का। वेरी गुड वाइफ, ओके, वेरी गुड वाइफ। तो ये वाला ट्रिक है, ये वाला ट्रिक है। यहां पे जो कैपिटल लेटर्स आप लोग देख रहे हो ना बेटा, तो ये सारे कलर है। कैपिटल लेटर्स आप लोग जो देख रहे हो ये सारे कलर है। कौन से, ब्लैक ब्राउन रेड, आप लोग देख सकते हो। बी बी रॉय मैंने पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है, मैंने इसको पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है। तो ये क्या है बेटा, तो ये कलर्स है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। नेक्स्ट ग्रेट ब्रिटेन, ओके, ग्रेट ब्रिटेन यहां पे देख सकते हो, जी और बी ये भी कैपिटल में है, तो ये कलर है बेटा। उसके बाद रहेगा वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो ये कलर है वॉयलेट ग्रे एंड व्हाइट, कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा। अब उसके बाद मेरे पास तीन कलर है, फॉर गोल्ड, फॉर सिल्वर एंड फॉर नो कलर। यहां पे जो है, यहां पे जो है ना बेटा, ये नो कलर वाली चीज है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, तो आप लोगों को अब थोड़ा सा ग्रीन भी दिखाई देगा। आई होप इट इज विजिबल टू यू। अब आप लोगों को ये विजिबल रहेगा। तो देखो यहां पे क्या है, तो ये जो नो कलर है ना, नो कलर, तो अब टॉलरेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। टॉलरेंस मेरे पास 5 जगह पे है, टॉलरेंस मेरे पास 5 जगह पे है। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 0 से 9 तक नंबर लिख दो, फर्स्ट डिजिट 0 से 9 तक नंबर लिख दो, सेकंड डिजिट हो गया। मल्टीप्लायर देखना, मल्टीप्लायर में भी वही करना है, 0 से 9 तक लिखना है, 0 से 9 तक लिखना है, लेकिन ये पावर में लिखेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, हम 10 के पावर में लिखेंगे। ये क्या करेंगे हम, 10 के पावर में, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, कुछ इस हिसाब से। तो यहां पे 10 का पावर 9 आएगा, 10 का पावर 9 आने के बाद 10 का पावर 10 मत कर देना, अब पावर माइनस में लिख देना, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2। तो ये दो चीजें हम याद रख सकते हैं, ये दो चीजें हम यहां पे याद रख सकते हैं। अब मेरे पास टॉलरेंस किसका किसका मुझे दिया गया है, तो टॉलरेंस देखना बेटा, मेरे पास टोटल 5 टॉलरेंस है, ब्राउन और रेड का, ब्राउन और रेड का। ये चीज मुझे याद रखनी है, ये बाकी सारा ट्रिक से मैं याद रख सकता हूं। अब सिर्फ टॉलरेंस मुझे अच्छी तरह से याद रखने, दैट इज बाय हार्ट करने। क्या होगा बेटा, तो ये +-1% टॉलरेंस है ब्राउन कलर के लिए, रेड कलर के लिए +-2% है। अब फॉर गोल्ड के लिए देखना +-5% है, फॉर सिल्वर के लिए देखा जाए तो +-10%। और नो कलर अगर रहेगा, नो कलर अगर रहेगा मेरे पास, तो टॉलरेंस +-20% है। इनके भी टॉलरेंस है, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें दी नहीं गई है। मैन्युफैक्चरर इनके भी टॉलरेंस यूज करता है। सिर्फ मुझे ये टेबल में टॉलरेंस वाली चीज अगर मैं बाय हार्ट कर लेता हूं, बाकी तो मुझे ये पता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये टेबल मुझे बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद ही मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। हम यहां पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहां पे गया, चलो यहां पे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, व्हाइट है, ब्राउन है, रेड है, सिल्वर है, ठीक है। तो देखो बेटा कुछ इस तरह से है, तो हम लेफ्ट से जाने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी और ये डी। मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला है बेटा, ए बी इंटू सी +-डी, ए बी इंटू सी +-डी। तो देखो बेटा, अब ये सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस जो था अपने पास 10% था। सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना था, 10%। आप लोग यहां पे वेरीफाई कर सकते हो, टॉलरेंस फॉर द सिल्वर इज 10%, ठीक, फॉर सिल्वर +-10%। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो ये बनेगा +-10%, +-10%।
10% क्या चीज है मैं वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा क्या है, तो थर्ड डिजिट है, रेड कलर है, तो मेरे पास अब ये मुझे लिखना पड़ेगा बी रॉय। ठीक है, मैं ही भूल गया। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये कुछ इस हिसाब से। तो अब मैं यहां पे मार्किंग करूंगा फर्स्ट नंबर को, तो देखो ये रहेगा 0, ये ब्लैक से शुरू होता है, ब्लैक ब्राउन, ये 1, ये रेड 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये बेटा 9 है। ये क्या अपने पास 9 है, तो ये है मेरे पास। तो चलो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, व्हाइट है, व्हाइट के पास क्या नंबर है बेटा 9, व्हाइट के पास नंबर क्या है 9, तो फर्स्ट डिजिट है मेरा 9। सेकंड डिजिट कौन सा है बेटा, तो ये ब्राउन है, सेकंड डिजिट कौन सा है ब्राउन, तो सेकंड मेरा ब्राउन होता है। आप लोग यहाँ पे टेबल के ऊपर देख सकते हो, शुरुआत ब्लैक से होता है, याद रखना, ब्लैक ब्राउन, उसके बाद ब्लू आता है, थोड़ा सा ऑर्डर को भी समझ लेना, ब्लैक ब्राउन ब्लू। ठीक, तो ब्राउन दिया गया है, तो ये कितना आएगा ब्राउन मतलब 1। तीसरा क्या है बेटा रेड, रेड के पास अब ये क्या है, तो ये पावर है बेटा, ये क्या है बेटा मेरा पावर है, रेड मतलब 2। तो अब यहां पे देखना, ये जो पावर है ना बेटा, पावर किस तरह से शुरू हो रहा है, पावर भी उसी तरह से शुरू होता है नंबर के साथ। तो रेड के ऊपर देखा जाए तो रेड के ऊपर 10 टू द पावर 2 है, तो मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूं, रेड के ऊपर पावर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ओके, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है कुछ इस हिसाब से 91 इंटू 100 प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा 9100 प्लस माइनस 10% ओहम, 10% ओहम, कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 9.1 प्लस माइनस 10% किलो ओहम। ठीक है, प्लस माइनस 10% किलो ओम। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट रहेगा। सिंपल वाला है। तो देखो बेटा यहां पे आप लोग कुछ डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये जो होता है ना, तो इसे कहा जाता है रेहोस्टेट। इसे क्या कहा जाता है बेटा, रेहोस्टेट। रेहोस्टेट का मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये प्रैक्टिकली देखोगे मेरे पास पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहां पे आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हो ये स्लाइडर होता है। कनेक्शन आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, दोनों तरफ से कनेक्शन इसका हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से यहां तक, फिर यहां से ये ऊपर आएगा और फिर यहां से वो बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ कनेक्शन होता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब ये प्रैक्टिकली, अब यहां से इस डायग्राम से तो मुझे सिर्फ समझ में आ रहा है कि हाँ बाबा ऐसा कुछ, भला अगर मुझे बड़ा वाला दिख जाए तो उसे रेहोस्टेट कहा जाता है। रेहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम, इसका डायग्राम हम किस तरह से निकाल सकते हैं, डायग्राम देखना, बहुत बार सर्किट में कुछ इस तरह से किया जाता है। एक तो मैं कुछ इस तरह से कर दूं, ये एक तरीका होता है, या फिर बहुत बार ऐसा भी किया जाता है, कहीं से तो एक एरो लेके आते हैं और यहां पे लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मुझे जितना चाहिए मैं उतना सर्किट में लगा सकता हूं। ओके, क्योंकि हर अगर मुझे कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा तो हर बार मैं रेजिस्टेंस बाहर निकाल के उसको जॉइंट नहीं कर सकता। उस केस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मुझे ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती। सिंपल है, याद रखना, रेहोस्टेट का मतलब होता है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तब आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेना। अगर मैं कुछ इस हिसाब से दो रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्ट कर दूं,
ओके, दो रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्ट कर दो, तो ये होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों का यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर कैसे समझ में आया कि ये सीरीज में तो एक चीज याद रखना, करंट इज सेम, थ्रू रजिस्टर्स करंट इज सेम थ्रू रजिस्टर्स। तो एक चीज होती है, अगर करंट सेम जा रहा हो किसी भी रेजिस्टेंस से, तो मैं कह सकता हूं कि ये सीरीज में है। तो देखना बेटा, यहां से बैटरी करंट देगा, ये करंट यहां से यहां तक चला जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज different for every resistance. So potential across each resistor is different. Across each resistor is different. Potential मेरा अलग होगा, पोटेंशियल यहां पे मेरा अलग होगा। ओके, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। तो याद रखने वाली चीज यही है, अगर मुझे समझना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो एक चीज याद रखना, करंट पास करके देखना, करंट पास करने से समझ में आएगा। अगर मल्टीपल रेजिस्टर में से करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वो सीरीज में है। वो क्या है बेटा? सीरीज में है। अगर करंट को दो चार रास्ते मिलेंगे, अगर करंट को दो चार रास्ते मिलेंगे, तो समझ लेना कि वो क्या है? पैरेलल में। ये V1 और ये V2 कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मुझे यहाँ पे डेरिवेशन करना है, कुछ करना नहीं है। जितना मैं वोल्टेज यहाँ पे लगा रहा हूं ना बेटा, इतना वोल्टेज इन दोनों के साथ कंबाइन में चला जाएगा, इतना वोल्टेज इन दोनों के साथ कंबाइन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं यहाँ पे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, V1 किस तरह से मिलेगा? ओम्स लॉ अगर मैं लगा दूं यहां पे, तो ये हो जाएगा बेटा I इंटू R1, ये हो जाएगा कुछ इस हिसाब से I इंटू R1। V2 कितना हो जाएगा? करंट सेम है, रजिस्टर कितना है? R2। ये कितना हो जाएगा बेटा? R2 हो जाएगा। I मैं कॉमन निकाल सकता हूं, मुझे मिल जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2, मुझे मिल जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो हमने RHS सॉल्व कर लिया, व्हाट अबाउट द LHS? LHS को सॉल्व करने के लिए बेटा इसका हम अब इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा देखना, इक्विवेलेंट डायग्राम। तो देखो बेटा, R1 और R2 का कंबाइन एक रेजिस्टेंस होगा, R1 और R2 का एक कंबाइन रेजिस्टेंस होगा, मिलके उसे हम नाम देंगे बेटा R इक्विवेलेंट। कितना है मुझे पता नहीं, मेरा यहां पे टारगेट यही कि R इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, R इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, बाकी सारी चीजें वही, बाकी सारी चीजें वही। तो LHS पे अगर मुझे लिखना है, ये जो डायग्राम हम यूज करेंगे ये LHS के लिए यूज करेंगे, ये वाला डायग्राम बेटा हम यूज करेंगे RHS के लिए। सिंपल वाला फंडा है, मुझे कॉम्बिनेशन में यही सारी चीजें करनी होती है। तो देखो बेटा, अगर LHS में ये डायग्राम यूज करना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं I इंटू R इक्विवेलेंट, यहां पे मैं लिख सकता हूं I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहां पे देखना, इस I ने इस I को मार दिया, मुझे R इक्विवेलेंट मिलेगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है? अगर मैं नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में लगा दूं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा? तो सब रेजिस्टेंस की यहां पे मुझे एडिशन करनी पड़ेगी, सब रेजिस्टेंस की क्या करनी पड़ेगी बेटा? मुझे यहां पे एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, ये डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ठीक, अब इससे एग्जैक्टली उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर वोल्टेज बोलो बेटा, कोई दिक्कत है नहीं यहां पे। अभी हम यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही वोल्टेज होता है, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम
अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन करना है। और करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो ये कंप्लीट उल्टा हो रहा है, इससे सीरीज रेजिस्टेंस से ये कंप्लीटली उल्टा हो रहा है। ओके, करंट इज डिफरेंट। ठीक है, तो हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा, मैंने सीरीज रेजिस्टेंस पढ़ाते समय एक चीज बोली थी, करंट सेम करंट अलग अलग। तो देखो, अगर कुछ इस तरह से डायग्राम हो, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और हम यहाँ पे बैटरी कितनी कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, V कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये बैटरी क्या करेगा, तो ये बैटरी एक करंट देगा I, ये बैटरी एक करंट देगा I। तो देखो यहां से I यहां से निकला, डिंग 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 डिंग, यहां पे आया। अब ये I हो रहा है कंफ्यूज, ये I क्या हो रहा है बेटा, यहां पे कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि उसको अब दो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे इक्वल डिवीजन तो होगा नहीं, यहाँ पे इक्वल डिवीजन तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है, जहां पे कम रेजिस्टेंस हो वहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ लो, ये वाली चीज दिमाग ठंडा रख के समझ लेना, जहां पे रेजिस्टेंस कम हो वहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे कम करंट फ्लो करेगा। इन शॉर्ट यहां पे क्या हो रहा है, जब जब करंट को दो या फिर दो से ज्यादा रास्ते दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब यह होता है कि वो रजिस्टर्स मेरे पैरेलल में होते। तो मैं यहां पे मान के चलता हूं कि ये I1 है और ये I2 है, यहां पे मान के चलता हूं कि ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, ओके। तो बेटा अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, यहां पे देखना, हमने v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखा था। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा I के दो टुकड़े हुए ना, I1 प्लस I2 लिख सकता हूं, I के दो टुकड़े I1 प्लस I2। अब मैं थोड़ा सा ओहम्स लॉ लिख देता हूं बेटा, v इज इक्वल टू IR, यहां से I की वैल्यू मिल जाएगी I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब यहां पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज R2 के पास रहेगा, उतना ही वोल्टेज R1 के पास रहेगा। तो यहां पे वोल्टेज है V और यहां पे भी वोल्टेज है बेटा V, दोनों के पास सेम वोल्टेज है। ठीक, तो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, RHS के ऊपर काम करते हैं बेटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय R1, आगे क्या लिख सकता हूं, मैं आगे लिख सकता हूं बेटा V डिवाइडेड बाय R2, आगे क्या लिख सकता हूं, V डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो ये तो RHS के लिए हुआ बेटा। तो फिर से ये डायग्राम मेरा RHS के लिए काम में आएगा। नाउ व्हाट अबाउट LHS, LHS के लिए देखना, इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम निकाल सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब क्या बेटा, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस का मैं डायग्राम यहां पे निकाल सकता हूं। कंबाइंड रेजिस्टेंस का डायग्राम कुछ इस तरह से ही मिलेगा मुझे, कंबाइंड रेजिस्टेंस का डायग्राम ये बन जाएगा बेटा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा बेटा V, यहां पे आ जाएगा I। तो यहां पे I को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे I को लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। यहां पे LHS में देखा जाए, ये डायग्राम मेरा LHS के लिए प्रेफर करते हैं हम, इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट डायग्राम। LHS के लिए मुझे ये इक्विवेलेंट डायग्राम यूज करना होता है, ये लास्ट स्टेप वाला डायग्राम होता है बेटा। जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं ना, तब लास्ट स्टेप वाला डायग्राम मुझे यहां पे यूज करना है। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो V कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो सिंपल वाला तरीका है, रेसिप्रोकल के एडिशन करोगे तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेसिप्रोकल मिल जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अच्छी तरह से समझ लेना, समझ में नहीं आया तो बेटा फिर से वीडियो को बैक लेके जाना और ये सारी चीजें देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले साल अगर आप लोगों को यहां पे ये समझ में नहीं आता तो बेटा अगले साल आप लोगों को कुछ घंटा भी समझ में नहीं आने वाला। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे पूछा गया है बेटा,
what is the value of unknown resistance R so that the total resistance between P and Q is equal to R. तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, इन शॉर्ट मुझे यहां पे इक्विवेलेंट आर पी क्यू दिया गया है, उसकी वैल्यू है बेटा आर, आर पी क्यू की वैल्यू दी गई है आर। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की चीजें हैं यहां। तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले देखना करंट भेज के देखना, बैटरी नहीं है कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन करंट तो फ्लो होगा। अगर मैं यहां पे करंट भेज रहा हूं आए, तो देखो बेटा यहां पे अगर देखा जाए तो ये करंट यहां पे आ रहा है, यहां पे ये I1 जा रहा है, यहां पे ये I2 जा रहा है। मुझे अब यहां पे एक चीज तो समझ में आई, 10 ओम 3 और ये R जो है मेरे किस तरह से बेटा पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। यहां पे गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना, आप इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे यहां पे ये 3 ओम और ये R जो है ये सीरीज में दिखाई दे रहा है। ये किस में दिखाई दे रहा है बेटा, सीरीज में। तो मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं। इसका इक्विवेलेंट किस तरह से बनेगा, इसका इक्विवेलेंट देखना कुछ इस तरह से बनेगा। इन दोनों का एक इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो ये आएगी R+3। ये कितनी आएगी बेटा R+3। यहां पे वैल्यू कितनी है, ये Q है, ये P है, और यहां पे है 3 ओम, यहां पे है 3 ओम। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है ये I1 है बेटा, ये I2 है, 10 ओम और ये R+3 ये मुझे पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। इनका इक्विवेलेंट किस तरह से बनेगा, सबसे पहले डायग्राम निकाल लेना बेटा। इनका एक ही इक्विवेलेंट बनेगा, ओके, इनका एक ही इक्विवेलेंट बनेगा। अब ये पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट किस तरह से बनेगा देखना। सपोज करना कि मैं इसको नाम देता हूं R1 नाम दे देता हूं, तो ये R1 मुझे किस तरह से मिलेगा, ये R1 मुझे मिलेगा 1/10 प्लस 1/3 R+3। तो बेटा अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, R+3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 इन ब्रैकेट R+3। तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है 13 प्लस R डिवाइडेड बाय 10 इन ब्रैकेट R+3। ठीक है, अब मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही रेसिप्रोकल ले लेता हूं, R1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10 इन ब्रैकेट R+3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस R, 13 प्लस R। तो R1 की वैल्यू मुझे मिली। तो देखना बेटा 3 और ये R1 मेरा सीरीज में मुझे दिखाई दे रहा है, तो इनका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। फाइनल इन दोनों का इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसका जो वैल्यू है ये RPQ है। ये वैल्यू कितना है, ये RPQ है, और इसकी वैल्यू दी गई है मुझे R, इसकी वैल्यू दी गई है मुझे R। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, RPQ फ्रॉम द डायग्राम दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस R1, दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस R1। नाउ व्हाट इज RPQ, तो गिवन डेटा में दिया गया है R, ये बन जाएगा बेटा 3 प्लस R1। R1 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, R1 की वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट R+3 डिवाइडेड बाय R+3। मेरे पास इक्वेशन क्या आया है, R इज इक्वल टू 3 प्लस R1, R इज इक्वल टू 3 प्लस R1। R1 की वैल्यू रख देते बेटा हम, R1 की वैल्यू है 10 इन ब्रैकेट R+3 डिवाइडेड बाय R+3। तो ये तो बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो, जैसे मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये आएगा 3R+3 प्लस 10 R+3 डिवाइडेड बाय R+3 डिवाइडेड बाय R+3। इसको भी इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा R इन ब्रैकेट R+3, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 3R+9, 10 से अंदर मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 10R+30, ये बन जाएगा बेटा 10R+30। तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R² प्लस 3R विच इज इक्वल टू 3R प्लस 9 प्लस 30 दैट इज 39, ये 10R
प्लस 39। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 3R कैंसिल, 3R कैंसिल, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस 10R -39, -39। तो बेटा इसके आप मुझे क्या करने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे। -39 के रूट्स में निकाल सकता हूं, -13 और ये 3 कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर -13R -3R -39 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आर इन ब्रैकेट R -13 -3 इन ब्रैकेट R -13 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस निकाला है ना हमने, तो ये प्लस आ जाएगा बेटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, सॉरी, यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए, हाँ, तो ये प्लस बनेगा बेटा, गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन एरर। आप लोग बिंदास कैलकुलेशन एरर कमेंट में बोल सकते हो, इंसान हूं। प्लस का माइनस हो जाएगा, R -13 प्लस 3 अगर कॉमन निकाल लूं ये आ जाएगा R -13 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बेटा R +3, ये आएगा R -13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल जाएगा R इज इक्वल टू -3 ओहम और R इज इक्वल टू +13 ओहम। तो देखो बेटा इन दोनों में से वैलिड आंसर कौन सा रहेगा, तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बेटा अब करेंगे डिस्कार्ड, इस वैल्यू को करेंगे हम डिस्कार्ड। ओके, तो अपना आंसर आना चाहिए R इज इक्वल टू 13 ओहम, आंसर आना चाहिए बेटा R इज इक्वल टू 13 ओहम, कुछ इस हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो यहां पे तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, प्रिंट मिस्टेक कहीं पे है तो मुझे देखना पड़ेगा, ये 3 ओहम है। चलो मेरा आंसर तो 13 आया है। नाउ लेट मी सी, कहीं पे कुछ क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज है ये 3 है या कुछ अलग है, अब मुझे देखना पड़ेगा। यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, जस्ट आई विल क्रॉस चेक दैट पार्ट, एक मिनट देना, कहीं पे कुछ प्रिंट मिस्टेक है, इज एनीथिंग, हो सकता है बेटा टाइपो एरर। किधर गया, गिव मी अ मिनट। रूट ऑफ 69 और 169, अगर अपना आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे 13, तो ये रूट ऑफ 169 होना चाहिए 13। तो एक काम कर लेता हूं, मैं ऑप्शन ही चेंज कर देता हूं, चलो यहाँ पे आ जाएगा रूट 13, सारी चीजें सही है, नो इशू। तो इसका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 13 हो। यस, अगर मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूं, ये R+3 हो जाएगा, 1/10 R+3, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं बेटा, R+3 + 10, तो ये बनेगा R+13, सही किया है हमने। यहाँ पे ये 3, तो ये 3 + R1, चलो यहाँ पे हमने ये वाला किया है, ये 13 + R, आंसर कितना है बेटा 13 + R। तो कैलकुलेशन देखना, गलती कर दी हमने, हमने यहाँ पे गलत लिया है,
हमने यहाँ पे गलत लिया है, ये होना चाहिए 13, ये होना चाहिए 13। अब अपना आंसर आ जाएगा बेटा, अब अपना आंसर आ जाएगा, यू कैन क्रॉस चेक दैट। तो गलती गलती यहां पे की थी, गलती हमने यहां पे की थी, गलती हमने यहां पे की है, यहां पे r+13 आना चाहिए, हमने r+3 लिया है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो अपना ये आंसर जो है तो √69 ही आना चाहिए, √69 ही आना चाहिए। तो एक काम कर लो बेटा, ये जो मैंने गलती यहाँ पे की है आप लोग कैलकुलेशन करके रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पे गलती की है, रॉन्ग, क्या रॉन्ग है? तो येलो कलर में लिख रहा हूं बेटा, इस 3 के जगह पे 13 आना चाहिए, तब जाके ये आगे सॉल्व हो सकता है, तब जाके ये आगे सॉल्व हो सकता है। चलो नेक्स्ट, अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे बहुत इजी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सारी चीजें मुझे समझ में आ रही, देखना ये सब पैरेलल में है, ये सब पैरेलल में, ये सब पैरेलल में है। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूं, सर्किट डायग्राम देखना, स्टेप से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा R1 R2 R3। R1 क्या ले रहा हूं मैं, इनका इक्विवेलेंट ले रहा हूं R1, सिमिलरली इसका R2 रहेगा और इसका R3 रहेगा, ये बनेगा बेटा AB। और ये RAB किस तरह से मिलेगा, RAB मुझे मिल जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम यहां पे R3 निकाल लेते हैं सबसे पहले, R3 1/R3 इज इक्वल टू, तो यहां पे कितने बेटा, टोटल 4 है, तो मैं लिख सकता हूं 1/24 प्लस 1/24, सेम है तो ये बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन अपना आप। तो ये आ जाएगा बेटा 1/24, तो डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4/24, तो ये आ जाएगा 1/6। तो R3 इज गोइंग टू बी द 6, अगर मैं उसे उल्टा कर दूं, R3 इज गोइंग टू बी द 6। सिमिलरली R2 के लिए देखना, R2 के लिए देखना बेटा, R2 के लिए क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 3/24, यस 3/24, 3 रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो बेटा कैलकुलेशन एरर कर दूंगा, याद रखना 1/8 मतलब R2 मेरा आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1/24, 1/24, तो ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मुझे यहां पे मिलेगा 12 प्लस 8 प्लस 6, तो ये कितना आ रहा है बेटा 20 प्लस 6, आंसर मुझे मिल जाएगा 26, आंसर मुझे मिल जाएगा बेटा 26। ओके, कुछ इस हिसाब से मुझे इसका आंसर मिलेगा। देखना बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, फिर से वही वाला क्वेश्चन, फाइंड RAB दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इस डायग्राम को मैं कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर सकता हूं, देखना क्या, तो ये 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम पैरेलल में दिखाई दे रहा है, मैं इनको, इनका इक्विवेलेंट R1 मान लेता हूं, ये 2 ओहम, ये रहेगा A, ये रहेगा B, तो इनका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बनेगा, फाइनल R इक्विवेलेंट या फिर RAB। RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, RAB की वैल्यू हो जाएगी R1+2, RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी R1+2। नाउ व्हाट इज R1, तो ये पैरेलल में मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/R1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। अब इसे उल्टा करना पड़ेगा, जैसे मैं इसे उल्टा कर देता हूं तो ये बन जाएगा बेटा 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3, तो ये आएगा 2/3 प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो देखना, तो ये मुझे मिलेगा 8/3, ये मुझे मिलेगा 8/3। तो देखना बेटा, अब ये 8/3 है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन 1 2 तो करेक्ट है नहीं, ऑप्शन 1 2 तो करेक्ट है नहीं। अब ये 8/3 कहां से आएगा, ये 8/3 कहां से आएगा, 2 into 4/3 इज नथिंग बट द 8/3, 2 into 4/3 इज नथिंग बट द 8/3, सही बोल रहा हूं मैं शायद, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आएगा। चलो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। सारे लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट आके धपाधप आंसर देने का ट्राई करना। देखना यहां पे मैं हिंट दे रहा हूं, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ही पूछा गया है। ए एंड बी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं, टाइम पास वाला सर्किट है। जिसके अक्रॉस पूछा गया है ना, वहां पे थोड़ा सा वायर एक्सटेंड कर देना। ये वाला ट्रिक याद रखना, जिसके अक्रॉस पूछा गया है ना, वहां पे थोड़ा सा वायर एक्सटेंड कर देना, अब सॉल्व कर देना। तो आप लोगों को दिखाई देगा 3 और 2, ये 3 और 3 ओम मेरा सीरीज में, मतलब इनका बन जाएगा 6। अब ये 3 और 3, ये 6, 6 और 6 पैरेलल में मुझे दिखाई दे रहा है। पैरेलल 1/6 1/6 1/6 1/6, वो कितना हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3। तो बेटा फिर से ये 3 आएगा, 3 + 3 + 3 9। तो देखो बेटा 1/9 + 1/6, ऐसा कुछ आंसर आप लोगों का आना चाहिए। 1/9 + 1/6 फाइनल। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, आर इक्विवेलेंट फाइनल RAB। ठीक, तो आप लोग इसको फाइंड आउट करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दे। हाँ, अब ये थोड़ा सा वैरायटी है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। फिर से वही वाला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी RAB। अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार के यहां पे दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है। ये क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये कनेक्टिंग वायर मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। तो देखो बेटा, शॉर्ट सर्किट, अगर मैं ऐसा शॉर्ट सर्किट करता हूं, सिंपल वाला ट्रिक है, मैं इस वायर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ले लूं, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। यहां पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल। मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल बहुत काम की चीज है। मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल का यूज करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ऐसा डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर दिया गया है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट जो वायर होता है ना, उसका, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उसका पोटेंशियल सेम होगा। उसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो देखो, ये वायर यहां पे कनेक्टेड है, फिर ये यहां पे कनेक्टेड है। मैं मान के चलता हूं, चलो यहां पे पोटेंशियल है VA इस पॉइंट के ऊपर, तो यही पोटेंशियल यहां पे भी होना चाहिए, यही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। सेम पोटेंशियल मेरा यहां पे भी होगा VA, सेम पोटेंशियल मेरा यहां पे भी होगा, यहां पे भी पोटेंशियल आएगा VA। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मैं यहां पे मान के चलता हूं कि पोटेंशियल है VB, तो ये भी पोटेंशियल हो जाएगा VB, और यहां पे भी पोटेंशियल आ जाएगा बेटा VB, यहां पे भी पोटेंशियल आ जाएगा VB। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? जिसके अक्रॉस पूछा है उसको साइड में ले ले। ए और बी के अक्रॉस पूछा है बेटा, ठीक है, हमने उसको साइड में ले लिया। अब यहाँ पे पोटेंशियल को भी मार्क कर देते हैं, ये VA और ये VB, ये VA और ये VB। दिया नहीं था, हमने अज्यूम किया, दिया नहीं था, हमने अज्यूम किया है। हाँ, तो चलो VA और VB के बीच में यहाँ पे देखना एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूं VA और VB के बीच में। सिमिलरली आगे अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिर से VB और VA के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस यहां पे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। फिर से A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर से A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो मतलब मैं फिर से यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं। तो देखो अब ये सर्किट सिंपल हुआ, सर्किट सिंपल हुआ, तो ये पैरेलल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/RAB = 1/R + 1/R + 1/R। तो ये हो जाएगा बेटा 3/R। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो आंसर मुझे मिल जाएगा R/3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो आंसर मुझे मिल जाएगा बेटा R/3। तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या फिर रेजिस्टिविटी बोलो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी, मुझे ऐसा लग रहा है। रेजिस्टिविटी, अब प्रैक्टिकली एक चीज समझ में आई है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है मेरा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द
कंडक्टर। और एक चीज मुझे समझ में आई है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लेना। अब ये भी चीज मैं यहां पे एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये अपना कंडक्टर है। अब मुझे कौन सा एरिया लेना है, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा, मैं इसका सरफेस एरिया भी ले सकता हूं, अगर मुझे इसका सरकमफेरेंस पता हो और ये लेंथ पता हो तो मैं सरफेस एरिया निकाल सकता हूं सिलेंडर का 2πr l। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है, मतलब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे ये वाला एरिया, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये होता है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्योंकि मेरा करंट कुछ इस तरह से फ्लो करने की कोशिश करेगा। अगर चलो एक चीज समझ में आई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, तो मुझे कुछ इस तरह से एक चीज मिलेगी। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, उसे कहा जाता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एक चीज याद रखना, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अगेन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम अब कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, रो ए बाय एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। आप लोग यहां पे बोल सकते हो सर ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये एरिया के ऊपर, एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं बेटा नहीं, एक चीज याद रखना, ये मैथमेटिकली मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए ना, ये जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे हमने बात किया था सेमीकंडक्टर में, देखना हमने कंडक्टर्स के बारे में बात किया था, तो मैंने बोला था कि सबसे अच्छा वाला कंडक्टर कौन सा होता है, तो सिल्वर होता है। उसका जो ये वैल्यू होता है ना, ये बहुत कम होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी बहुत कम होती है, जिसके वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर और कॉपर को कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो कॉपर के केस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा कंपेयर टू द सिल्वर। समझ में आ रहा है? तो ये जो वैल्यू होती है ना, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। क्यों टेम्परेचर के ऊपर? बेटा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेस, और अब यहां से बहुत सारी चीजें मेरी शुरू हो जाती। तो यही चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ओहम्स लॉ में, तो एक चीज हमेशा याद रखना, फॉर्मूले से मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर। हमेशा एक चीज याद रखना, इसे कहा जाता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका हम ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो ओहम में होता है, रेजिस्टेंस ओहम में, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में। इस 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया तो मुझे मिल जाएगा बेटा ओहम मीटर, इसका ऐसा यूनिट रहेगा ओहम मीटर। तो इतना ही याद रखना, मुझे ये फॉर्मूला भी याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और दूसरी चीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, ये तो था आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, तो बेटा आज के इस सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है। फॉर एग्जाम्पल, तो आज की इस सेशन में हमने बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
पावर। ठीक है, पावर में हमने फॉर्मूलेज देखे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा आई स्क्वायर आर, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एनर्जी, एनर्जी को हम लिख सकते हैं बेटा पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बेटा पावर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये जूल्स लॉ हो जाता है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये दो फॉर्मूले मुझे याद रखने। ओके, उसके बाद हमने रजिस्टर्स समझने की कोशिश की। रजिस्टर्स जहां पे हमने कलर कोडिंग देखा, जहां पे हमने यूज किया था बीबी रॉय वाला कॉन्सेप्ट, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ये वाला फंडा हमने यूज किया था। उसका टेबल हमने समझने की कोशिश की थी। टेबल हमें बाहर करने की जरूरत नहीं है। कलर कोडिंग में मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। तो ये डी टॉलरेंस होता है, सी मल्टीप्लायर होता है, ए इंटू बी फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट होते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है मुझे फॉर द रजिस्टर्स। उसके बाद हमने देखा बेटा कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये चीज हमने आज के सेशन में देखी है। इसके ऊपर हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स करने की भी कोशिश की है। तो आप लोगों को होमवर्क 2 मिनट समरी। तो ये फिर से रिवीजन कहां से आया, चलो। तो होमवर्क में करना क्या है, आज का पूरा रिवाइज ऑल लेक्चर केयरफुली। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज ऑल लेक्चर केयरफुली, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, चलो इस साल इसके ऊपर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप सिर्फ स्टेट बोर्ड के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप JEE नीट बैच में जाने की कोशिश कर रहे हो तो इस साल ये चीज सीखने वाले भी हैं, क्योंकि ये अगले साल सिखाया जाएगा आप लोगों को 12th में। ओके, +2 में जब जाओगे तब वहां पे आपको सिखाया जाएगा। लेकिन जो बोर्ड्स के लिए करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर बेटा एक बार नहीं, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को एक ही अटेम्प्ट में पूरा का पूरा समझ में आ जाए। 2 बार या फिर 3 बार इसको देखने की कोशिश करना। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द कमेंट फॉर दिस। टू बी ऑनेस्ट, ये टफ होता है पार्ट, और मैं इसके कमेंट, इसके डाउट्स आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिंदास आके कमेंट करना बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा वाला यूज करना। ठीक है, अच्छा नहीं लगता अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके आप कुछ भी बात करो, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। जो भी डाउट है तो आके बिंदास वहां पे कमेंट कर देना। हम ट्राई करेंगे इसका और एक सेशन ले सकते हैं क्या, लेने वाले हैं, लेकिन इसका और एक सेशन, अभी इसका और एक लेक्चर होगा जहां पे हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो यस कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो, या फिर डाउट इंजन में ऐप पे जाके डाउट में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।